नमस्कार, खुशामदीद, वेलकम। मेरा नाम है सहबा और आप देख रहे हैं मीडिया विजिल का नया शो माइनॉरिटीज मैटर। ऐसा नहीं, हक की बात। और जैसा कि हमने अपने कर्टन रेजर में कहा था, जो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा, कि हम यहाँ पे बहसा बहसी नहीं, हम यहाँ पे बातचीत करेंगे, मुद्दों पे हल्की हल्की परतें हटा के उनको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आजकल का माहौल कुछ ऐसा हो गया है कि बहुत से शब्द जो हैं वो वेपन्स बन गए हैं, हथियार बन गए हैं, जैसे कि वामपंथी, चरमपंथी, नेशनल, एंटी नेशनल, सेक्युलर, सोशल। ऐसे वर्ड्स के पत्थर मारे जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, और इन्हीं में से एक वर्ड है माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यक या अखिलियत। इस वर्ड को कोई अपनी ढाल बना लेता है, कोई इसको ताना बना देता है, और बहुत से लोग इस वर्ड के, इस टर्म के बोझ के नीचे दबे चले जा रहे हैं। तो आज की हमारी एपिसोड है अल्पसंख्यक का डर, कितना सच, कितना फसाना। और मेरे साथ इस पे बात करने के लिए दो बहुत ही स्पेशल फ्रेंड्स हैं। पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन करा दूं इरफान साहब से। वैसे लेडीज फर्स्ट होना चाहिए, मगर हम रूल ब्रेक करके पहले इरफान साहब के पास जाते हैं। तो इरफान साहब जो हैं वो डायरेक्टर हैं CSSS के, और इनकी बहुत सी पहचानें हैं। ये एक लेखक हैं, एक एक्टिविस्ट हैं, एक सोशल वर्कर हैं, एक थिंकर हैं, मगर इनकी सबसे खास पहचान ये है कि ये बहुत बड़े-बड़े मुद्दे और बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सरलता से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वेलकम टू द शो इरफान साहब। शुक्रिया, थैंक यू। और मेरे साथ हमारी दूसरी दोस्त हैं आशा सिंह जी, प्रोफेसर आशा सिंह, जिन्होंने 30 साल DU में लेडी अर्बन कॉलेज में पढ़ाया है। इनकी स्पेशलाइजेशन है चाइल्ड डेवलपमेंट। इन्होंने थिएटर एंड एजुकेशन पे भी बहुत काम किया है। ये एक बहुत बड़े टेलीविजन शो, बच्चों का एक टेलीविजन शो था, गली गली सिम सिम, जिसकी ये एजुकेशन डायरेक्टर थी। आशा जी ने डाइवर्सिटी पे काफी काम किया है और आजकल अंबेडकर यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी हैं। तो वेलकम आशा जी टू द शो। थैंक यू, माय प्लेजर। तो अभी हम एपिसोड शुरू करने से पहले आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि माइनॉरिटीज क्या होती हैं, इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। और इसी तरह के सवाल हमने माइनॉरिटीज के ऊपर कुछ अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से पूछे थे, और उन्होंने क्या जवाब दिए उसका हम एक छोटा सा वीडियो यहाँ चलाएंगे। उसके बाद हम आप लोग अपने दोनों गेस्ट से बात करेंगे। माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम्स हैं, मेजर सो कॉल्ड माइनॉरिटीज़ हैं। अब तो आई थिंक कि माइनॉरिटीज़ क्या मेजॉरिटी की तरफ जा रहे हैं। ओवरऑल द काइंड ऑफ पॉपुलेशन दे आर हैविंग नाउ, रजिस्टर्ड पॉपुलेशन इज़ मोर देन 35% आई बिलीव, क्लोज टू 37%. अपार्ट फ्रॉम दैट अनरजिस्टर्ड पॉपुलेशन मस्ट बी सो हाई, so that is one. Then Christians are there, Parsis are there. It is an amalgamation of so many caste, creed. So there are so many other minorities, but major minorities जिसको हम गिनते हैं उसको हम मुस्लिम्स हैं। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, पारसी 19-20%। तीसरा सवाल, देश में कितने प्रतिशत मुसलमान हैं? करीब 20%। चौथा सवाल, हिंदुओं की प्रतिशत क्या है? 79%। जी, मुझे नहीं लगता कि भारत में हिंदुओं के लिए कुछ खतरा है, क्योंकि भारत में जो है लगभग 90% लोग हिंदू लोग रहते हैं, इसलिए भारत में हिंदुओं के लिए कुछ खतरा नहीं है। जी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है कि भारत में हिंदुओं के लिए माइनॉरिटी या किसी अन्य
माइनॉरिटी से खतरा है, क्योंकि भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, लगभग राष्ट्रपति से मुख्यमंत्री, कलेक्ट्रेट, जो भी जिला अधिकारी, हर तरफ में जो हिंदुओं का प्रशासन बैठा हुआ है, इसलिए कोई खतरा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। कि आपने वीडियोस में देखा, लोगों के बहुत सारे ख्याल हैं और अपनी अपनी समझ से वो माइनॉरिटीज के बारे में अपना ख्याल बनाते हैं। और कुछ को तो यहाँ तक लगता है कि माइनॉरिटीज की संख्या जो है वो इंडिया में 35% है, 35%। तो इरफान साहब, आप इस पे कुछ लाइट डाल सकते हैं कि एक्चुअली पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से नंबर्स क्या हैं, और दूसरा ये कि माइनॉरिटीज का एक्चुअली मतलब क्या है और इस वर्ड की जरूरत क्यों पड़ी इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में। जी, पहले तो फैक्ट्स क्लियर कर दूं कि मुसलमानों की आबादी हिंदुस्तान में 14.2% है, ईसाइयों की आबादी 2.3% है। मुसलमानों की आबादी थोड़ी सी बड़ी है पिछले सेंसस के मुकाबले, मामूली सा परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन ये जो परसेंटेज बढ़ने की दर, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन है, वो कम होते जा रहा है। वो हिंदू मुस्लिम का गैप कम होते जा रहा है। फिर भी अभी 14.2% है। ईसाइयों की आबादी 2.3% है। उनकी आबादी तो एक्चुअली परसेंटेज वाइज कम हुई है। 1971 में 2.6% थे, कम होते होते 2001 और 2011 दोनों ही सेंसस में उनकी आबादी 2.3% हुई। फिर अगर हम जिसको कहते हैं कि नॉन इंडिजिनस माइनॉरिटीज़, इंडिजिनस माइनॉरिटीज़ यानी जो इंडिया के हैं, माइनॉरिटीज़ को दो इसमें डिवाइड करते हैं कि जो बाहर के हैं, वैसे बाहर के कोई नहीं है, लेकिन एक डेफिनेशन पॉलिटिकली अगर हम देखें तो कुछ लोग फ़र्क करते हैं कि ईसाई और मुस्लिम को बाहर के माइनॉरिटीज़ माना जाता है। लेकिन अगर जो इंडिजिनस माइनॉरिटीज़ लें, जैसे बुद्धिस्ट, सिख, तो सिख भी 1.8% है, जैन बहुत मामूली है, 0.8% से भी कम है, पारसीज 69,000 है, उनकी संख्या तो बहुत ही कम है। तो कुल मिलाकर 21% से ज़्यादा नहीं जाते। अब 2011 से 2020 तक में बढ़ गई होगी, तो थोड़ी सी मामूली बढ़ गई होगी, और हिंदू की पॉपुलेशन 79%। अब आपके दूसरे सवाल पर आते हुए कि माइनॉरिटीज़ ये वर्ड कैसे पूरी दुनिया में पहले आया, तो एक तो डेफिनेशन माइनॉरिटीज़ की कोई एक डेफिनेशन नहीं है, अलग-अलग डेफिनेशन है माइनॉरिटीज़ की, और लेकिन इसमें कुछ एलिमेंट्स जो है डेफिनेशन के, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 3-4 एलिमेंट्स हैं उस डेफिनेशन के। पहला ये है कि जो नंबर्स में दूसरों से कम है और अपना अलग कल्चर हो, अपनी अलग पहचान हो, जो मेजॉरिटी से अलग हो और संख्या में कम हो। और दूसरा उसका पार्ट है, उसकी एक बहुत, कि ये सिर्फ अलग होना ज़रूरी नहीं है, पर उनमें एक ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि वो जो अपना अलगपन है उसको सुरक्षित रखें और अपने आने वाले जनरेशन्स को पास ऑन करें। अगर ये इच्छा नहीं है तो बहुत सारे फ़र्क है जो अगले जनरेशन में ख़त्म हो जाते हैं। तीसरा ये है कि वो अपना कल्चर बरकरार रखना चाहते हैं, अगली जनरेशन को देना चाहते हैं, और अगली जनरेशन को पास ऑन करना चाहते हैं। और तीसरा इम्पोर्टेंट फ़र्क ये है कि जो मार्जिनलाइज्ड है, संख्या में कम होना और मार्जिनलाइजेशन दो अलग चीज़ है। अगर मार्जिनलाइज्ड नहीं है तो इंटरनेशनल डेफिनेशन में, माइनॉरिटीज़ के डेफिनेशन में आप नहीं आते हैं। मैं उसका एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे साउथ अफ्रीका में जो वाइट रेस थी, वो पॉलिटिकली पावरफुल थी। उनके एक ज़माने में उनके हाथ में पूरा पॉलिटिकल पावर था,
साउथ अफ्रीका डेमोक्रेसी बना उससे पहले की बात है, और ब्लैक्स के हाथ में पॉलिटिकल पावर नहीं था, तो आप वाइट रेस को माइनॉरिटीज नहीं मान सकते। या मुगल पीरियड में मुसलमानों को माइनॉरिटीज कभी माना नहीं गया, क्योंकि वो उस तरीके से पॉलिटिकली पावरलेस नहीं थे। तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज होने के लिए एक तो आप नंबर कम होगा, गिनती में आप बहुत कम होंगे, जी जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो जो माइनॉरिटीज है वो सारे के सारे माइनॉरिटीज जो है वो 20% में सिमट के आ जाते हैं, जी जी जिसमें से मुसलमान जो है वो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, मगर है माइनॉरिटी। और अल्पसंख्यकों को अगर कोई ये डर है, हिंदू डर ये जो फैलाया जाता है कभी कभी कि उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, तो वो 80% है, वो डर तो मेरे ख्याल से बहुत ही अनफाउंडेड है और उसको तो बिल्कुल डिसमिस कर देना चाहिए। तो माइनॉरिटीज की समझ ये है कि नंबर में कम और साथ में पावर उनके पास लिमिटेड है, या किसी तरह से मार्जिनलाइज हो रहे हैं, या उनकी जी पहचान, उनको अपनी पहचान बनाए रखने का शौक है और उनकी पहचान को किसी तरह का बाहर से खतरा है। जी तो जी आशा जी, हम माइनॉरिटी की समझ के साथ आपके पास आएंगे, क्योंकि क्या सिर्फ रिलीजन या लैंग्वेज से एक माइनॉरिटी डिसाइड होती है? आप बच्चों के साथ काम करती हैं, हर तरह के बच्चे आपके क्लास में आते हैं और आप एक्चुअली अलग अलग तबकों के साथ भी आपने काम किया हुआ है, तो आप अपनी समझ से माइनॉरिटीज की आपकी क्या समझ है कि किस तरह से बच्चा जो है वो क्लासरूम में या कोई इंसान ग्रुप में मार्जिनलाइज हो सकता है? तो अभी तक जहां तक हमारी चर्चा हुई है उस पे संख्या पे ज्यादा जोर दिया गया है कि जब हमारे नंबर्स कम हो जाते हैं तो एक तरह से वो मार्जिनलाइज्ड और माइनॉरिटी हो जाते हैं। मैं एक और शब्द इसमें जोड़ना चाहूंगी, उससे थोड़ा सा एक अलग सा रुझाव आ जाएगा, जैसे कि डाइवर्सिटी कि एक जैसे हम क्लासरूम में जब जाते हैं तो फर्स्ट थिंग जो हमें दिखती है कि क्लासरूम की डाइवर्सिटी क्या है, कौन से स्कूल से बच्चे आए हैं, किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं, इज देयर अ लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो इसको देखते हुए मैं एक और तरह से भी चाहती हूँ कि हमने एक कोर्स डिजाइन किया, क्योंकि हम वी आर ट्रेनिंग पीपल टू वर्क विद चिल्ड्रन, and there's nothing like starting early with children, which is the best. So हमने orientation to differences, to similarities, so जो हमारे उसमें आई कि minorities के लिए क्या influence होता है, वो एक geographic location भी हो जाती है, एक migration। सो ये एक नए अलग अलग तरह के मुद्दे भी हैं जो कि minorities को डील करते हैं, क्योंकि कई बारी जैसे इलेक्शन हुआ तो हमने क्लास में पूछा कल किसने वोट दिया। अभी मैं हायर स्टूडेंट्स की बात करी जो कॉलेज में है, तो हम तो यहाँ वोट ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारा तो और है और हमें तो अपने वहां जाना पड़ेगा और हमें यूनिवर्सिटी से छुट्टी नहीं मिल रही। तो माइग्रेशन से थोड़े से में जो हक होते हैं वो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो हमारी जिम्मेदारी होती है वो हम नहीं कर पाते। फिर दूसरा एक जो बहुत बड़ा चीज बन जाता है वो है जेंडर, which is irrespective of language, irrespective of geographic location, उससे थोड़ा सा फर्क आ जाता है कि हम अपनी क्लास में पहली लड़की हैं जो मतलब अपने परिवार से जो हम कॉलेज शिक्षा तक आए हैं। तो इस तरह से भी ये हमारी क्लासरूम की डाइवर्सिटी हो जाती है, और कई बार हमें उसको माइनॉरिटी एंगल से भी देखना पड़ता है कि आरवी हमारे जो चर्चा है क्या वो सिर्फ एक बहुत कुछ अज्यूम कर रहे हैं क्या। सो यू हैव टू बी सेंसिटिव टू द डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। Then the other thing that happens is the resources, that economic diversity, जिससे कि कुछ माइनॉरिटी हो जाती है, कुछ स्टूडेंट्स जो क्लास में चीजें लेके आते हैं या कुछ मतलब उनके जो डायलॉग्स होते हैं उससे थोड़े से सेक्लूजन होने लगता है, या स्टूडेंट्स को लगने लगता है कि हमारी बात नहीं है। So all those things also matter in a classroom when you're addressing classroom diversity, and then you have to look at deeper issues. So the diversity addresses
issues of minority, issues of exclusion. दूसरी बात होती है इस सबको देखते हुए हमारा कोर्स आशा दी, मैं यहीं पे एक और सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट उठाया है डाइवर्सिटी का, कि एक कंट्री में जब माइनॉरिटीज होती हैं तो तरह तरह की माइनॉरिटीज होती हैं और उससे एक डाइवर्सिटी बनती है। तो दूसरी तरफ आप प्रेजेंट कर रही है कि डाइवर्सिटी को समझना चाहिए और डाइवर्सिटी अच्छी लगती है। दूसरी तरफ आजकल का कुछ एक ख्याल ऐसा लगता है कि लोगों को डाइवर्सिटी से डर लगने लगा है। उनको लगता है कि एक ही तरह की सोच होनी चाहिए, एक ही तरह की भाषा होनी चाहिए, एक ही तरह का सिंबोलिज्म होना चाहिए, उसी से देश की पहचान बनेगी और उसी से शायद उनको लगता है कि देश की पहचान जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसलिए माइनॉरिटी के कल्चर को, आइडेंटिटी को, सब चीजों को दबा देना चाहिए ताकि एक तरह की पहचान बने जिससे देश हमारा मजबूत होगा। तो ये सवाल आप दोनों से है, आप दोनों इसको जवाब दे सकते हैं कि डाइवर्सिटी क्यों जरूरी होती है, उससे कैसे एक क्लासरूम आपके केस में या एक देश किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनता है या नहीं बनता है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं 1 मिनट करती हूँ, फिर इरफान भाई आप आइएगा। मेरा जो कहना है कि हमारे जनरेशन के लोग वी वर चिल्ड्रन ऑफ द लेट 50s। सो अभी बहुत यूफोरिया था इंडिपेंडेंस का कि फ्रीडम हुआ है। तो हम जब बड़े हुए ना, तो हम ऐसे माहौल में बड़े हुए कि हमें ये ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया कि वो अलग है, वो अलग है। सो मैं अपनी टीचिंग में मेरी हमेशा ये समझ रहती है कि मैं स्टूडेंट्स को इस तरह से तैयार करूं, इसलिए हमने एक कोर्स बनाया, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी एंड डिफरेंस एंड कोलन इश्यूज ऑफ इंक्लूजन। तो उधर कोलन के बाद जो छोटा सा पॉजिटिविटी का स्ट्रोक आया, वो आई थिंक हमारी जो हमें विरासत में मिला है कि मतलब मेरे को तो कभी लगा ही नहीं कि मैं लड़की हूँ। मेरे को साइकिल चलानी है, मैं साइकिल चलाऊंगी। मेरे को अगर ट्रिप पे जाना है तो मैं लड़के जाऊंगी। तो मैं चाहती हूँ कि आजकल के स्टूडेंट्स जिनको हम पढ़ाते हैं 18, 19, 20, 21, वो इस माहौल में बड़े हों कि वो सोचें कि अरे ये क्या, व्हाट इज दिस माइनॉरिटी एक्सक्लूजन, क्या ये व्हाट इज दिस इश्यूज ऑफ रिटेनिंग योर आइडेंटिटी। एंड इस पॉइंट में मैं एक और करूंगी, एक शब्द है डायस्पोरा, जो कि जो एक हुआ था। इरफान साहब का ओपिनियन ले लेते हैं। हाँ जरूर जरूर। जी ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम कॉमन चीज़ों को ढूंढने से एक हो जाएंगे या एक ज़बरदस्त यूनिटी बनेगी। ये मिथ तो तभी टूट गया था कि पाकिस्तान एक धर्म के नाम पर बना और उसके 2 टुकड़े हुए। और जब हिंदुस्तान इतना डाइवर्स कंट्री है, इसमें इतनी डाइवर्सिटी है, बहुत रिच डाइवर्सिटी है, और उसके बावजूद अब तक हम लोग एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक देश है। आप अगर यूएस में जाएंगे तो बहुत ही डाइवर्स देश है। वहाँ तो अलग-अलग लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ माइग्रेंट्स आए हैं अलग-अलग देशों से। सबको वो वेलकम करते हैं, सबका कल्चर वो मेंटेन करते हैं। और आप अगर किसी को सवाल पूछो कि दुनिया में सबसे मजबूत देश कौन-सा है, तो कोई भी आम तौर पर कहता है कि यूएस सबसे स्ट्रॉन्ग देश है। वहाँ अलग-अलग फैमिली लॉज़ है यूएस में। वहाँ 50 स्टेट्स है तो 50 अलग-अलग फैमिली लॉज़ हैं। इवन क्रिमिनल लॉज़ कहीं-कहीं अलग है। उसके बावजूद एक मजबूत देश है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मैं और एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कनाडा का, कि कनाडा और स्कॉटलैंड, यूके में स्कॉटलैंड, कनाडा में क्यूबेक एक प्रोविंस है जो फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंस है, और वहाँ के लोग अलग होना चाहते थे कनाडा से। कनाडा मल्टीकल्चरलिज्म में मानता है। कनाडा ने उनको राइट दिया कि आप अलग हो सकते हैं, लेकिन फ्रेंच खाली क्यूबेक प्रोविंस की भाषा नहीं है, फ्रेंच पूरे कनाडा की भाषा है। आप जब इंक्लूसिव अप्रोच रखते हैं, तो वहाँ बाकायदा सेल्फ डिटर्मिनेशन पर वोट हुआ और क्यूबेक के लोगों ने उसको रिजेक्ट किया कि हमको कनाडा के साथ रहना है। इंग्लिश स्पीकिंग कनाडा के साथ फ्रेंच स्पीकिंग क्यूबेक को साथ में रहना है। स्कॉटलैंड उसी तरह से सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार चाहता था,
यूनाइटेड किंगडम में। मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2 साल पहले ही वहाँ रेफरेंडम हुआ कि हमको यूनाइटेड किंगडम के साथ बने रहना है या अलग होना है। जब आप ये अधिकार देते हैं तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम बने रहेंगे। जहाँ आप ज़बरदस्ती की एकता थोपते हैं, जैसे पाकिस्तान में धर्म के नाम पर हुई, और आपने अच्छा आप एक धर्म के नाम पर भी ले लें, तो एक धर्म के अंदर भी बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, कल्चरल डाइवर्सिटीज़ है। हिंदुओं में तो 33 करोड़ देवी-देवता हैं, उतनी डाइवर्सिटी है, 33 करोड़ देवी-देवताओं की डाइवर्सिटी है। पूजा-अर्चा के तरीके अलग हैं, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कल्चर, लैंग्वेज सब अलग है। वही आपको माइनॉरिटीज़ में दिखाई देगा। मुस्लिम कम्युनिटी ले लें, तमिल मुस्लिम अलग है, मलयाली मुस्लिम अलग है, उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम अलग है, खान-पान अलग है, कपड़े पहनना अलग है। इबादत के तरीकों को छोड़कर और कुछ कॉमन आपको नहीं मिलेगा। तो आप अच्छा एक आप कॉमन ढूँढने जाएँ तो तमिल में तमिल क्रिश्चियंस है, तमिल मुस्लिम्स है और तमिल हिंदूज़ है। तो उनमें आपको कॉमन चीज़ें मिलेगी। तो हमको डाइवर्सिटी से जब तक कोई डराता नहीं है, तब तक वो ये डर नेचुरल नहीं लगता। क्योंकि मेरा पड़ोसी मेरे से डाइवर्स है। जी। मेरे घर के अंदर डाइवर्सिटी है। खान खाना किसको क्या अच्छा लगता है, किसको कैसे कपड़े अच्छे लगते हैं, किसके क्या ओपिनियन्स है, मेरे फैमिली के अंदर डाइवर्सिटी है। मेरे अड़ोस-पड़ोस में डाइवर्सिटी है। अगर कोई उस डाइवर्सिटी से मुझे डराता है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, तब वो डर धीरे-धीरे पैदा होने लगता है। सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल आया, माइनॉरिटीज़ का डेफिनेशन नहीं है, लेकिन खाली इंडिकेशन है कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल आया कि माइनॉरिटीज़ चाहे रिलीजियस हो या लिंग्विस्टिक वो नेशनल लेवल पर होंगे या स्टेट लेवल पर, या कौन से यूनिट में माइनॉरिटीज़ माने जाएँगे? डिस्ट्रिक्ट वाइज़ माइनॉरिटीज़ माने जाएँगे। तो पीएमए पाई जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, उन्होंने कहा क्योंकि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बने हैं, तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ स्टेट लेवल पर होंगी, और उन्होंने फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को भी स्टेट लेवल पर तय किया। लेकिन हमारा जो ये जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है, वो एक नेशनल लेवल पर बना है, और उन्होंने ये माइनॉरिटीज़ तय किया है कि मुस्लिम, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट इन माइनॉरिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया है। जैन्स भी माँगने लगे कि भई हमको भी माइनॉरिटीज़ का स्टेटस देना चाहिए क्योंकि हम अलग रिलीजन है। तो फिर ये आपने जो कहा कि 2007 में एक और माइनॉरिटी जोड़ी गई, तो वो जैन माइनॉरिटी जोड़ी गई कि जैन माइनॉरिटीज़ को भी रिकॉग्नाइज़ किया गया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि डोमिनेंट माइनॉरिटीज़ और नॉन डोमिनेंट माइनॉरिटीज़ में जो डोमिनेटेड माइनॉरिटीज़ है या मार्जिनलाइज्ड माइनॉरिटीज़ है, वो आम तौर पर क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स है। बाकी या तो स्टेट लेवल पर है और उन स्टेट्स में वो मजबूत है, या डोमिनेंट है। फॉर एग्जांपल जैन्स have control a lot of economic, Parsis and Jains control a lot of economic levers and also socially कहीं पर वो मार्जिनलाइज नहीं है। इनफैक्ट पर्यूषण जब आता है तो पूरे देश में वेजिटेरियनिज्म लग जाता है। हालाँकि जैन आर लेस देन 1%, दे आर मच जी। लेस देन 1%, फिर भी उनके पर्यूषण पर पूरे देश में वेजिटेरियनिज्म की माँग होती है, और जी। वो तो ये एक सवाल जो हम करेंगे इसके बाद, मैं आशा जी का एक व्यू जानना चाहती हूँ उनके वर्क पे बेस। इसके बाद हम अपीजमेंट की बात करेंगे कि माइनॉरिटीज और अपीजमेंट जो है दो वर्ड इस कदर एक साथ मिले हुए हैं कि उनको अलग करना मुश्किल हो जाता है। उस पर हम बात करेंगे। आशा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने एक ये जो डिफरेंसेस हैं या बायसेस हैं जो दिमाग में बनती हैं, वो बच्चों के दिमाग में किस एज में आती हैं और किस तरह से आती हैं? कोई घर में बैठ के तो आई एम श्योर माँ-बाप सिखाते नहीं होंगे बच्चों को कि ये गलत, दूसरा अलग है, इससे चिढ़ जाओ, इससे लड़ाई करो, इसको मार देना, ये सब तो माँ-बाप नहीं सिखाते होंगे। तो ये बायसेस कहाँ से आती है और कैसे पनपती है? ये जो मैं 2 चीज़ें कहूँगी। एक तो जो इरफान जी ने बोला है अबाउट आर्टिकल 30 इन द कॉन्स्टिट्यूशन,
एक Article 29 also kinds of refers to, I think it's Article 29, refers to preservation of your customs, traditions, जिसके जो हम चीजें देखते हैं वो हैं facilities for different religious groups, different minority groups, linguistic groups, एक वो भी constitution में embedded है. बट जहां तक ये बच्चों का सवाल है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज बच्चे तो इधर उधर की बातें नहीं देखते कि व्हाट इज पॉलिटिकली करेक्ट और व्हाट इज नॉट टू बी सेड, एंड वो बीच में से पूछते हैं कि उनके घर में जो स्टार है वो कितना सुंदर लगता है, तो हम क्यों नहीं स्टार लगा सकते. तो कई बारी देयर आर 2-3 वेज ऑफ ट्रीटिंग इट, कि वो लोग अलग हैं, लगाते हैं. दूसरा है कि चलो हम भी लगा लेते हैं स्टार, और जैसे हम स्टार भी लगा लेते हैं, शायद हम पूजों में कुछ करेंगे या वो भी करेंगे, धीरे धीरे आप बताइए. बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू एक्सेप्ट कि हाँ ठीक है, तुम्हें स्टार अच्छा लग रहा है, हम भी लगा लेते हैं. तो एक जो मैं, क्योंकि मैं सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड हाउ एटीट्यूड्स डेवलप, तो मैं रोजमर्रा की चीजों में ही ज्यादातर ढूंढती हूँ कि किस तरह से हम बच्चों को नजरिया थोड़ा सा बना सकते हैं कि ये अलग अलग तरीके. जैसे एक बारी कनाडा की बात हुई, तो कनाडा इज अ फैंटास्टिक कंट्री. आई मीन इन माय 6 years of stay there, I only encountered discrimination twice. And so एक मैं बस में जा रही थी और संडे के दिन वहाँ पे मल्टीकल्चरल इज अ वेरी बिग थिंग. So all communities, they celebrate the Independence Day by all different communities presenting their music, dance and etc. तो मैं संडे को हिंदी स्कूल में पढ़ाने जाती थी, तो वहाँ पे मैं साड़ी वाड़ी पहन के जाती थी. तो एक बच्चे ने पूछा कि why she's got a dot on her forehead. So मतलब उसकी, मैं जब उसने मेरी बिंदी के ऊपर इशारा किया तो मैं बहुत क्यूरियस हो गई कि इसकी माँ क्या बोलेगी. तो उसकी माँ ने बोला शी इज डिफरेंट. अगर वो मेरा बच्चा होता और मैं अंग्रेज होती या कैनेडियन होती, तो मैं जरूर बोलती कि जैसे मैं अपने होठों को सजाती हूँ लिपस्टिक से, वो अपने माथे को सजाती है. तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम भूल जाते हैं. So आप कह रही हैं कि डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी बहुत तरह की है, खाने पीने में है, लैंग्वेज में है, ये है. तो बजाय उस डाइवर्सिटी को या उन डिफरेंसेस को ब्रशिंग अंडर द कार्पेट या उनके बारे में बात ना करके या उनके बारे में गलत इंफॉर्मेशन देके हम अपने बच्चों का नुकसान करते हैं. बहुत नुकसान करते हैं. बच्चों की एबिलिटीज को घटा देते हैं. जहां उनका दिमाग खुल सकता है एक नई लैंग्वेज की तरफ, एक नए कल्चर की तरफ, जो वो नई नई चीजें सीख सकते हैं या समझ सकते हैं, हम कई बार अपनी रेस्ट्रिक्टेड थिंकिंग से कि हमारी एबिलिटी डेवलप नहीं हुई है, एक्सेप्टेंस, उससे हम अपने बच्चों की समझ को भी नुकसान पहुंचाते हैं. और मुझे लगता है कि जो बच्चे बहुत ही मोनोलिथिक कल्चर में बड़े होंगे, जिनको एक्सेप्टेंस नहीं होगी, शायद आगे चल के उनको नए नए माहौलों में और नई नई सिचुएशन में फिट होने में काफी मुश्किल हो सकती है. तो इसके बाद मैं आपको एक को दिखाना चाहूंगी. एक और चंक है जहां पे लोगों ने अपनी बायसेस की, अपनी समझ की बात करी है, और अपीजमेंट का जो हुआ है उसकी तो कुछ बातें हो रही हैं, उस पे हम फिर बात करते हैं. पहले हम ये वीडियोस. अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो मुस्लिम पॉपुलेशन के तुष्टीकरण में कहीं भी एडुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दी गई. इसलिए अब अगर आप एडुकेशन परसेंटेज देखेंगे मुस्लिम पॉपुलेशन में, वो कोई बहुत आगे सिग्निफिकेंटली नहीं आया है. आज से 70 बरस पहले और 70 बरस बाद का मुस्लिम, एक आम मुस्लिम की हालत एडुकेशन में, अवेयरनेस में वहाँ पे नहीं आई है, क्योंकि वायदे एक के बाद एक के बाद एक, इनको गलत चीज़ों में तुष्टीकरण किया गया है. तो उसके चलते कहीं पे भी फ़ायदा कम्युनिटी को नहीं हुआ. एडुकेशन में अगर तुष्टीकरण करते, जैसे हमारे यहाँ पे तुष्टीकरण काफ़ी हद तक SC ST को हुआ है, तो इसलिए देखिए सिविल सर्विसेज से लेके कहीं पे भी आप अगर देखेंगे कम्युनिटी को, वो लोग आगे आए हैं, अच्छी जॉब्स में आए हैं, अच्छी पोजीशंस पे आए हैं. ठीक है, डिज़र्विंग बहुत जगह नहीं भी है, लेकिन वो उनका पूरा कायांतरण हुआ है, परिवर्तन पूरा हुआ है, वो चेंजेस आए हैं पूरी कम्युनिटी में. और आज से 30 साल 40 साल पहले जो हालत थी SC ST की, आज की डेट में वो नहीं है. वेल टू डू हैं, फिनेंशियली भी बहुत स्टेबल हुए हैं, स्ट्रॉन्ग हुए हैं.
सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, एडुकेशन में आए हैं, तो उनके लेवल पे तो काम किया है। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण में जो ये धर्मांधता की जो बात है, इसको हर पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत ज़्यादा भुनाया है, फेनेटिक जिसको बोलते हैं, कि ये धर्म में जायज़ है, ये नाजायज़ है। इस चीज़ में बड़ा कंफ्यूज करके रखा है पूरी कम्युनिटी को, और उनकी अपनी कम्युनिटी भी शायद किसी हद तक इस बात को समझना नहीं चाहती। वेल एडुकेटेड पढ़े लिखे लोग भी धर्म के आगे घुटने टेक देते हैं, तो ये गलत है मेरे हिसाब से। उनको खुद भी जजमेंट करना पड़ेगा कि हमारी कम्युनिटी के लिए अगर हम पढ़ाई लिखाई के सही मायने में एडुकेशन के मायने क्या है, ये जब तक एक आम मुस्लिम खुद नहीं समझेगा तब तक बहुत मुश्किल है उसको किसी और के लिए समझा पाना। उनको रिजर्वेशन मिलने की वजह से मेजॉरिटी को नौकरियां मिलने में दिक्कत होती है। किसी को इतनी ज़्यादा शक्ति देना जो कि वो शांति बनाए रख सकें। दूसरा सवाल, एग्जाम्पल दे सकते हैं? जैसे कुत्ते को अपने आप रोटी डाल दीजिए, वरना वो किसी से छीन के खाएगा। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन लंबे समय के लिए टाल दिया जाता है, और इसका युद्ध ही सॉल्यूशन है। मेरे जानकारी के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, जितना संख्यावारी इतना अधिकारी बोला जाता है कि हमारे जो ST SC OBC एंड माइनॉरिटी है, और जो अल्पसंख्यक कहा जाता है उसको माइनॉरिटी कहा जाता है। जो संवैधानिक तरफ से हमको जो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ऐसा संवैधानिक जो सर्वोच्च न्यायालय है ऐसा दिया जाता है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हमारे अधिकार को छीनकर उसे दिया गया है। तो जैसा कि आपने वीडियोस में देखा, लोगों के कुछ ख्याल हैं कि शायद माइनॉरिटीज को कुछ एक्स्ट्रा राइट्स मिल रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिल रही हैं, उनका अपीजमेंट हो रहा है, तुष्टीकरण हो रहा है। तो पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि राइट्स और अपीजमेंट में डिफरेंस क्या है, और उसके बाद हम समझते हैं कि राइट्स मिल रहे हैं या अपीजमेंट मिल रहे हैं। इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। तो इरफान साहब, आप पहले अगर हमें समझाएं कि राइट्स और अपीजमेंट में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली अपीसमेंट ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड वर्ड है, ये बीजेपी का निकाला हुआ वर्ड है। और अपीसमेंट से उनका मतलब शायद वो ये कन्वे करना चाहते हैं कि वो उनको दे आर एंटाइटल्ड टू, दे हैव एंटाइटलमेंट टू विच दे आर नॉट जस्टिफाइड। जो जस्टिफाइड नहीं है ऐसी चीज़ उनको खास करके दी जा रही है क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ है। पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स की बात की है, आर्टिकल 30 में खाली एक ही राइट दिया हुआ है, और वो राइट ये है कि बाकी राइट्स तो कॉमन है। माइनॉरिटीज़ का जहाँ रेफरेंस है आर्टिकल 30 में, वहाँ ये कहा गया है कि दे हैव अ राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। यानी वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं और उसका संचालन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि मेजॉरिटी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकते? वो भी बना सकते हैं। और माइनॉरिटीज़ को ख़ास करके कि भई सरकार उनकी ज़रूरतों के प्रति इनसेंसिटिव ना हो, और उनको वो इंस्टीट्यूशंस बनाने दिए जाएँ, और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का रोल ये है कि वो अपना कल्चर अपने आने वाले जनरेशन को पास ऑन कर सकते हैं। वो उसका रोल सिर्फ एक ही है कि कल्चरल प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ना कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेशल राइट्स दिए हैं, और ना ही प्रैक्टिकली पॉलिटिकली उनको कोई स्पेशल राइट्स दिए हुए हैं। हाँ, एक और एरिया है जो बहुत कॉन्टेस्टेड और डिस्प्यूटेड रहा है, वो है फैमिली लॉज इंडिया में। बीजेपी हमेशा ये कहती रही कि मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉज है, तो उस मुस्लिम पर्सनल लॉ में 4 शादियों की इजाज़त है, और उसको वो प्रॉब्लमेटाइज़ करती रही। पर एक्चुअली ये सभी रिलीजियस कम्युनिटीज़ को अपने रिलीजियस लॉज एप्लीकेबल है। हिंदू के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट, मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो बहुत सारे उनके फैमिली लॉज अलग है। पारसियों के लिए पारसी फैमिली लॉज है। तो खाली मुसलमानों के लिए है ये बात नहीं है।
आप और ये फैमिली लॉज आप हर कंट्री में आप देखेंगे कि कमर्शियल लॉ एक है, क्रिमिनल लॉ एक है, प्रॉपर्टी लॉज एक है, खाली फैमिली स्पेस एक पर्सनल स्पेस होती है अपनी। वहाँ लोग अपने रिलीजन के अनुसार चलना चाहते हैं और वो आज़ादी के दौरान भी फ्रीडम मूवमेंट में वो अ, वो वायदा किया था। इसीलिए ज़्यादातर मुसलमान फ्रीडम स्ट्रगल में क्योंकि आइडेंटिटीज़ को स्पेस दी थी, इंक्लूसिव आइडेंटिटीज़ को स्पेस दी थी कांग्रेस लेड फ्रीडम मूवमेंट में। इसीलिए ज़्यादातर मुसलमान पाकिस्तान का विरोध कर रहे थे और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के साथ थे, बिकॉज़ व्हाट दे वांटेड कि उनकी कल्चरल स्पेस व्हिच वाज गारंटीड बाय द कांग्रेस। तो इसके अलावा और कोई तुष्टीकरण वगैरह नहीं है। इनफैक्ट इकोनॉमिकली वो पीछे होते जा रहे हैं। हम देखेंगे कि नौकरियों में वो 2% से कम है। हायर एजुकेशन में आईएएस और आईपीएस में 4% से कम है। हायर एजुकेशन में 4% से कम है। ये सचर कमेटी के सारे रिपोर्ट का डेटा आ रहा है। लिटरेसी में कम है। ड्रॉप आउट रेट्स ज़्यादा है इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से। और हम देखेंगे कि इकोनॉमिकली वो पिछड़ते जा रहे हैं। व्हाट वी नीड इज अफर्मेटिव एक्शन कि अगर कोई सोशली बैकवर्ड हो रहा है उसको अगर आप स्पेशल अपॉर्चुनिटीज देकर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं करेंगे, स्पेशल प्रिविलेज देकर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं करेंगे तो देश पूरा एक साथ आगे नहीं बढ़ेगा और पिछड़ता जाएगा। इंजन का एक डब्बा अगर स्लो है तो इंजन तेज नहीं भाग सकता। तो आप ये कह रहे हैं कि राइट्स जो दिए गए हैं वो सिर्फ अपने पर्सनल स्पेस में दिए गए हैं, कल्चर को आगे बढ़ाने के हिसाब से दिए गए हैं, और शादी ब्याह और इस तरह के मैटर्स में आप जी। अपना फॉलो कर सकते हैं, उसमें दिए गए हैं। ऐसे कोई एक्स्ट्रा राइट्स माइनॉरिटीज को नहीं दिए गए हैं जो कि मेजॉरिटी से लेके और उनको दे दिए गए हो जो मेजॉरिटी के पास ना हो। जो मेजॉरिटी के पास, just one word. In fact, real life में they face discrimination. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दाखिले में डिस्क्रिमिनेशन होता है, जॉब्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बैंक लोन्स में डिस्क्रिमिनेशन होता है, पेट्रोल पंप की डीलरशिप के बंटवारे में डिस्क्रिमिनेशन होता है। आम तौर पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। और पूरा एक तरह से एक कौम पिछड़ती जा रही है, मगर उसके ऊपर इल्जाम ये है कि उसको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से या मिलता आ रहा है। अगर मिलता आता होता तो वो कौम आगे बढ़ गई होती। तो ये अपीसमेंट का जो हवा है वो शायद सिर्फ हवा है। जैसे कि एक हमारे दोस्त कहते हैं कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, तो अपीसमेंट जैसी भी कोई चीज नहीं है। आशा जी, आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? आपके एक्सपीरियंस सबसे में पहले जब इरफान जी बात कर रहे थे तो मैं हिंदी में सोच रही थी कि अपीसमेंट को क्या बोलेंगे, तो एक शब्द मुझे आया, बहलाना। तो बहलाना तो बच्चों को बहलाते हैं। एक जो बुजुर्ग है, मतलब व्हाट इज द टर्म फॉर जो कि एक अडल्ट है, बालिग, हाँ, बालिग हैं, उनको बहलाने, उनका दिमाग बन गया है। बच्चा भी सोचता है कि ये मेरे को आप गाजर दिखा रहे हो कि मैं यहाँ पे बैठा रहूं। तो जब बच्चा भी समझता है तो ये बहलाना क्या होता है। अभी और अगर चीजों में देखा जाए तो इफ द अंडमानीज tribe is reducing, we are worried about it. So in a larger, it's a visionary thing in the constitution to give जिसको कहना है कि जो जिसका जायज तरीके से जो हक है वो उसको मिल रहा है। So जो इंसान का उसमें हक और अपीजमेंट, बहलाना, ये कहाँ से आता है? जिसको जो मिल रहा है, जो जिसका जो रहने का तरीका है, रहो। That is what it is. So we really have to look for terms which are more egalitarian, जो एक मतलब एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रखते हैं। I mean, those are the issues that are coming to me as from our discussion, that we are really raising issues of respect for each other, and दिल में हमें अपने अंदर से निकालना पड़ेगा, मतलब दबा के अंदर की, हाँ एक्चुअली वो फर्क है, लेकिन हमें यहाँ कहना ऐसा चाहिए। एक बहुत ही पुराना सवाल है जो कि मुदलियार कमीशन से चला आ रहा है
कि मदर टंग में बात करनी चाहिए। तो अब हमारे पास जब बच्चे आए तो 3 साल का बच्चा आया, उसको कुछ तमिल के सिवाय कोई शब्द नहीं आते। तो अब हमारा ये रहता था कि हम उस बच्चे को उस क्लास में रखें। Luckily, हमारे if we look at the staff, there is a diversity in the staff. So we would put that child in the class where there's either a Tamil teacher or a helper. So the child's basic needs, and you have to just give a sense of identity, self-worth to the child, and वो दूसरी भाषा उतनी ही तेजी से सीखता है। तो ये एक हमारे जिसे कि it was just coexistence of different कि it is the child's right to be able to, अगर वो स्कूल आया है उसको भाषा में समझ आना है। तो डाइवर्सिटी के लिए और दूसरे कल्चर्स और दूसरी आइडेंटिटीज के लिए हम जब जगह क्रिएट करते हैं तो हम एक कम्युनिटी से छीन के दूसरी को राइट्स नहीं दे रहे होते हैं। हम ये इंश्योर कर रहे होते हैं कि जो किसी वजह से मार्जिनलाइज्ड है या कमजोर है या साइडलाइन हो रहे हैं, उनको भी वही राइट्स मिल जाए जो आपके लिए राइट्स हैं। तो अपीजमेंट जो है वो उसके लिए कहीं भी यूज, अपीजमेंट या तुष्टीकरण उस सिचुएशन के लिए नहीं यूज हो सकता है। और ये अपीजमेंट और तुष्टीकरण जो है सिर्फ एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड वर्ड है जो लोगों के दिमागों में बिठा दिया जाता है, जहां पे उनको लगता है कि बराबरी जो है वो किसी तरह से हमें नीचा दिखाना है। आपको सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप सब बराबरी से रहेंगे, इक्वालिटी से रहेंगे, और उसमें आपको डर लग रहा है कि आपको किसी तरह से नीचा दिखाया जा रहा है। तो हम अपने आखिरी सवाल पे आते हैं। आई थिंक हमने काफी ये बात करके प्रूव किया है कि बहुत सारे जो धारणाएं बन जाती हैं दिमाग में, डर बैठ जाते हैं माइनॉरिटीज के बारे में, उनकी कोई बेसिस नहीं है। मैं एक छोटी सी बात कहूंगी अगर आपके पास समय है तो। क्या होता है कि जैसे हमारे अभी डिस्कशन में आ गया कि कमजोर है, कमजोर नहीं है, क्योंकि जैसे शिक्षा में ये बहुत होता है कि इनकी समझ नहीं बनी। अगर आप उनको शहरी उदाहरण देंगे तो किस तरह से समझ बनेगी? आप एक शहरी बच्चे से पूछिए मुझे 10 पेड़ों के नाम बताओ, बताता है वो? तो हमें ये भी समझना है कि सबकी अपनी क्षमताएं फर्क है। तो हमें उसके ऊपर भी थोड़ा सा एक मीनिंग्स हमारी भी क्षमताएं फर्क है और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन से और इस डाइवर्सिटी से दोनों तरफ का एनरिचमेंट हो रहा है। तो एक और बहुत मजेदार वीडियो है जो हम देखते हैं। एक तरफ तो लोगों को शिकायत है कि प्रोफेशनली मुसलमानों को अपीजमेंट मिल रहा है, रिजर्वेशंस मिल रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडवांटेजेस मिल रही हैं, और दूसरी तरफ एक सोशल स्पेस में शिकायत है शादी और बच्चों को लेकर। तो ये जरा वीडियोस देखते हैं। मुसलमान कितनी शादियां करते हैं? 4। दूसरा सवाल, कितने मुसलमानों को आप जानते हैं जिन्होंने 4 शादियां की हैं? किसी को नहीं। तीसरा सवाल, क्या उनके बच्चे ज़्यादा होते हैं? मुसलमान कितनी शादियां करते हैं? कितने मुसलमानों को आप जानते हैं जिन्होंने 4 से ज़्यादा शादियां करी हैं? नहीं, मैं तो किसी एक को भी नहीं जानता। सुना है, देखा है मैंने कि जिसने 4 से, क्योंकि मेरा ग्रुप ऐसा है ही नहीं जो 4 शादियों वाला हो। लेकिन हाँ, तबका है और ऐसे केसेस सुनने में आते हैं, देखने में आते हैं। मेरे हिसाब से तो कहीं जगह देखा हूँ कौन एक भी करता है, 2 ही भी करता है, एक जन 3 भी करता है शहर का अंदर। जी, आपने कभी पर्सनल देखा है जो कि मुस्लिम ने 2 या 3 शादी करते हुए? हाँ, ऐसे तो देखे हैं। अपना मेरे दोस्त यार भी तो था, तो वो भी 3 शादी किया था। और कभी छोड़ भी जाते, बिछड़ जाते हैं अपना। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है कि क्या वाकई में मुसलमान बहुत शादियां कर रहे हैं और बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो इसमें दूसरों को एतराज क्या है? मेरे ख्याल से वो अपना ही नुकसान कर रहा होगा जो इंसान 2 शादी करेगा या 4 करेगा। एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था जो उसके राउंड्स होते रहते हैं। कौन से राउंड में ये हुआ था ये मुझे पता नहीं, अभी इस वक्त याद नहीं है। लेकिन तब बहुपत्नीत्व कौन से कम्युनिटी में ज़्यादा है ये सवाल पूछा गया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सर्वे करती है और बहुत वाइडली करती है।
अलग गांव में सॉरी, मैं बस एक्सप्लेन कर दूं, बहुपत्नित मतलब पॉलीगैमी, पॉलीगैमी। एक हाँ। से ज्यादा बीवी होना। जी हाँ। ठीक बात है। तो बहुपत्नी, तो ये- इस इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है और बहुत वाइडली बड़े सैंपल के साथ करती है, शहरों में, गांवों में, सभी राज्यों में करती है, उसमें ये पाया गया था कि सबसे ज़्यादा बहुपत्नित्व जैन कम्युनिटी में है 8%। उसके बाद मराठों में है कुछ 6% या ऐसा कुछ था। उसके बाद आदिवासियों में है और लास्ट में सबसे कम मुसलमानों में है। 4% से सिर्फ 4% मुसलमान बहुपत्नित्व करते हैं, यानी एक से ज़्यादा बीवियां जिनकी एक समय में होती है। तो ये फैमिली हेल्थ सर्वे बताता है। एंड बिसाइड्स ये आपस का मामला है, इससे ना देश ताकतवर होता है, ना कमज़ोर होता है, ना किसी और को इनफैक्ट कुछ महिला ऑर्गेनाइजेशन ये मानती है कि बहुपत्नीत्व अच्छा है इस लिहाज से कि अगर आप अगर आप एक से दूसरी औरत से प्यार करते हैं और संबंध बनाते हैं, लेकिन उसको अपनी पत्नी नहीं बना सकते, तो उस पत्नी का नुकसान है, उस औरत का नुकसान है जिसको कानूनी अधिकार नहीं मिलते। तो आप एक से ज़्यादा औरतों के साथ संबंध तो रखते हैं, पत्नी के अलावा, लेकिन दूसरों को कानूनी अधिकार और आर्थिक अधिकार नहीं देना चाहते हैं, वो उस औरत का नुकसान है। मतलब मैं इस बारे में एक तो अगर ऐसा सोचा जाता है कि एक कोई एक कम्युनिटी को, थोड़ा-सा इसमें मीडिया का भी है, जिस तरह की फ़िल्म बनती हैं, जिस तरह के टेलीविज़न सीरियल्स दिखाते हैं, तो थोड़ा-सा वहाँ पे भी थोड़ी ज़िम्मेवारी दिखानी है। और दूसरे जो अभी आपने कहा है कि अगर अ, ये बहुपत्नी हो, एक समय में 2 पत्नियाँ हों, या मेरे को लगता है कि एक हम मतलब आदमी औरत की फ्रेंडशिप को एक ही नज़र से देखते हैं। तो अगर 2 मर्द दोस्त हों या 2 औरतें दोस्त हों, तो उसमें वो अधिकार तो नहीं देखने लगते। तो एक ये मैन वुमन रिलेशनशिप में ही हम क्यों अधिकारों की बात करते हैं? तो मेरा ये सोचना है, और ये मैं अभी वॉइस कर रही हूँ। तो और जहाँ तक ये इस तो समय एक और दूसरा कन्वर्सेशन हो गया, इसमें वुमेन्स राइट की बात आ गई। हाँ। मगर हम यहाँ पे ये मिथ बस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मैं वाक़ई में शहबा, कैन आई ऐड समथिंग? श्योर। आई ऐड समथिंग। आशा जी इज राइट कि उसको अ, ये देखो, ये पॉलिटिकल सवाल तब बना, वैसे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है कि भाई मेरे दूसरे लोग एक से ज़्यादा शादियाँ करते हैं या नहीं, वैसे उस पर किसी को आम तौर पर ऑब्जेक्शन नहीं होता। इसको पॉलिटिकल इश्यू बनाने के लिए डर का माहौल बनाया गया कि एक से ज़्यादा शादी करने पर उस कम्युनिटी की आबादी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। हम जैसे एक पोस्टर कैंपेन चला था गुजरात में, और महाराष्ट्र में भी चला था कि हम दो हमारे दो, एक हिंदू परिवार बताकर और एक मुस्लिम परिवार बताकर हम 5 हमारे 25, यानी 4 पत्नी होना, यानी आबादी तेज़ी से बढ़ना, जिसका दूर-दूर से बहुपत्नीत्व का आबादी बढ़ने के रेट से कोई संबंध नहीं है। उसको खाली लिंक कर दिया गया, ताकि और फिर लोगों के मन में डर बैठ गया कि ये क्योंकि ये 4 शादी करते हैं, इसीलिए इनकी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आबादी तेज़ी से बढ़ने के दूसरे कारण है, बहुपत्नीत्व नहीं है। अ, आबादी बढ़ने के आबादी तेज़ी से बढ़ने के कारण एक ही है कि अगर आप आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े हैं, जैसे दलित या आदिवासियों में, मुसलमानों में, या आप असुरक्षित सामाजिक व्यवहार में रहते हैं, आदिवासी असुरक्षित सामाजिक व्यवहार में रहते हैं, जहाँ महिलाओं का एजुकेशन कम है और महिला डिसएम्पावर्ड है, अपनी बॉडी पर उसका कंट्रोल नहीं है। तो आम तौर पर ये माना जाता है कि जितना सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है, उतनी आबादी बढ़ने का दर कम होता है। जहाँ जितनी महिला एम्पावर्ड होती है जिस कम्युनिटी में,
वहाँ आबादी बढ़ने का दर कम होता है। इसके दूसरे सोशो पॉलिटिकल रीजंस है। रिलीजन, इसका रिलीजन आमतौर पर नहीं होता, या बहुपतित्व तो उसका एक कोई कारण नहीं होता। ठीक। तो एक तरह से अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो उसी कम्युनिटी के लिए ज्यादा नुकसानदेह है जी। बजाय किसी और के लिए थ्रेट होने के। आखिर में हम सिर्फ इसी पे बात करना चाहेंगे कि ये जो मिथ्स बन गई हैं, ये जो डर बैठ गया है माइनॉरिटी का और जिसको और प्रोपोगेट किया जाता है, जैसे कि आशा जी ने कहा कि ये टेलीविजन और दूसरे मीडियाज के थ्रू और भी ज्यादा इसको इमेज को भी प्रोपोगेट किया जाता है और इस डर को भी बढ़ाया जाता है। इसका तोड़ क्या हो सकता है? आशा जी? तो जहाँ तक ये सवाल उठता है कि different communities, different groups have stereotypes. So those things can only be tackled by discussion, by increasing acceptance. मेरे लिए 2-3 शब्द हैं, acceptance, curiosity. कि अगर कोई इंसान कुछ काम कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, rather than assuming. So acceptance, curiosity, and with both these, there's a common thing of sensitivity to come to know that why is a child different, why is a student behaving differently. और ये बहुत अलग-अलग तरीकों से होता है, जैसे कि मैंने वो एग्जाम्पल दिया था। कई बारी बच्चे क्लास में क्वाइट हो जाते हैं, तो हमेशा हमें यही नहीं जंप करना है कि ये लैंग्वेज का इशू है, इसको समझ में नहीं आ रहा या इसकी अवेयरनेस नहीं है। तो अगेन जब बच्चे से टीचर ने पूछा कि तुम आजकल क्लास में बिकॉज़ वो थोड़ा-सा गरीब परिवार से था, तो ये चर्चा हो रही थी कि इसको अवेयरनेस नहीं मिलती, इसको एनवायरनमेंट नहीं मिलता घर में, उतना एक्सपोज़र नहीं मिलता। लेकिन जब बच्चे से एक समय पाकर टीचर ने पूछा, तो कारण कुछ और ही था। क्योंकि आर्मी में वो अफ़सर था और उसका देहांत हो चुका था। जब भी बच्चा स्कूल आता था, तो वो नाम देखता था कि मेरे पिताजी का नाम अब वहाँ चला गया, वो कभी वापस नहीं आएँगे। तो ये मुझे लगा कि एक सेंसिटिविटी हुई कि कुछ और भी कारण हो सकता है, बजाय कि सिर्फ़ उसको एक्सपोज़र नहीं मिल रहा। सो दिस economic and other issues often lead us to have one stereotype that the child is not getting enough experience at home or enough क्योंकि माहौल नहीं बन पा रहा है। तो मेरा ये सोच है कि acceptance, sensitivity and curiosity to know, a desire to know. एक्सेप्टेंस, सेंसिटिविटी और क्यूरियोसिटी कि हम, और ये सिर्फ बच्चों के लिए जरूरी नहीं है, आज तक मेरे ख्याल से आजकल बड़ों के लिए भी बहुत जरूरी है कि अपने आस पड़ोस वालों को, आपसे जो अलग भाषा बोल रहे हैं या आपसे अलग जिनका थोड़ा सा कल्चर है या रिलीजन है, उनको आप क्यूरियोसिटी से देखें और सेंसिटिविटी से देखें, बजाय इसके कि आप उनको डर और दूसराहत से देखें। सिंपल थिंग, एक एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है और दूसरा हमारे दिलों से डर निकालना, ये 2 चीज़ों का बड़ा रोल है। एजुकेशन हमें ये बता सकता है कि कंटिन्यूटी और चेंज दोनों ही हमारा हिस्से हैं, हमारे जीवन के हिस्से हैं। हमको चेंज से डर लगता है और ये डराया जाता है कि जो हमसे अलग है, वो हम पर चेंज फ़ोर्स करेंगे। ये एक डराया जाता है। तो हमारे जीवन में चेंज हमेशा हमारे जीवन का पार्ट रहा है। अगर सिर्फ़ कंटिन्यूटी हमारा पार्ट रहती, तो हम स्टोन एज में जीते रहते हैं। स्टोन एज की कंटिन्यूटी रहती। तो हम आज कपड़े पहन रहे हैं, आज हम खाना खा रहे हैं, अलग-अलग चाइनीज़ खाना खा रहे हैं या मुगलाई खाना खा रहे हैं, उसको एन्जॉय कर रहे हैं, जलेबी भी खा रहे हैं एटसेट्रा। हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें आई, कल्चर आए, वो आज कल्चर हमारा इतना भाग हो गया है, इतना एक हमारा जीवन का पार्ट हो गया है कि हम उसको ये समझ ही नहीं पाते कि हमारे जीवन का पार्ट कभी नहीं था। So that has come because of change. Change is as much necessary as continuity is. और ये समझाना एजुकेशन का काम है। तो ऐसा लगता है कि डर जो है वो ज्यादातर फसाना ही है और एक पॉलिटिकल गेम है
जिसमें हम फंसते चले जाते हैं और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तोड़ है, और वो तोड़ है एजुकेशन, जो कि आपको इंस्टीट्यूट्स में भी मिल सकती है और जो आप खुद अपने आप को दे सकते हैं। अपने सवालों को एक बार फिर से देखिए, अपने फैक्ट्स और फिगर्स को एक बार फिर से ढूंढिए और आप ये सोचिए कि आपकी सोच पे कहाँ से हमला हो रहा है और क्यों हो रहा है, और उसका फायदा आपको हो रहा है या किसी और को हो रहा है। क्योंकि आपका फायदा, हमारा फायदा और देश का फायदा तो डाइवर्सिटी में है, और किसी और का फायदा जो है वो इस डाइवर्सिटी को दो मोनोलिथ में बांट देने में। तो आप अपना फायदा करना चाहते हैं तो अपनी समझ को थोड़ा और एक्सपैंड कर सकते हैं। हम अगले शो में माइनॉरिटीज मैटर में आपके सवाल लेके फिर से आएंगे। आप प्लीज अपने व्यूज, अपने कमेंट्स और अपने वीडियोस भी हमें भेज सकते हैं अपने सवालों के साथ। कोई भी सवाल, कोई भी ओपिनियन जो आपका है, उससे आप कितना भी आप उससे डरे ना, ये ना सोचे कि इस पे लोग क्या कहेंगे। आप अपने व्यूज भेजिए और हमारे एक्सपर्ट्स उनका जवाब देंगे। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन व्हाट यू थिंक, वी विल टॉक अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच आशा जी और इरफान साहब। Thank you, Sahiba ji, for having us. Yes. Thank you.